अब सेक्शन 117 के अंतर्गत दे रखा है प्रतिभूति देने का आदेश। तो इसके अंतर्गत दे रखा है यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परेशानी कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार वह उसका बंधपत्र निष्पादन करने का आदेश वह देगा। परंतु किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उससे अधिक रकम से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा, तो सेक्शन 111 के अंतर्गत उल्लिखित दे रखी है। इसके बाद सेक्शन 117 सब क्लोज 6 के अंतर्गत यह प्रावधान इसमें किया गया है प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों के सम्यक ध्यान रख करके नियत की जाएगी और वह अत्यधिक नहीं होगी, यानी वह एक्सीड नहीं होगी। 117 सब क्लोज 6 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब प्रतिभूत वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है वह अवयस्क है, तब उसका बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा, यानी कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो माइनर का जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा सेक्शन 117 हो गया। सेक्शन 118 के अंतर्गत उस व्यक्ति के उन्मोचन के बारे में प्रावधान है, उस व्यक्ति के डिस्चार्ज करने के बारे में प्रावधान है जिसके विरुद्ध इतला दी गई है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ CRPC के अंतर्गत दो प्रकार के शब्द इसमें आते हैं, एक आता है एक्विटल, एक आता है डिस्चार्ज। जहाँ एक्विटल की कार्रवाई होती है वो बिफोर द आफ्टर द चार्ज होती है, क्योंकि इसमें हम चार्ज लगाने के बाद ट्रायल चलती है, उसके बाद में फिर हम किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करते हैं। तो किसी व्यक्ति को जिस अपराध के लिए दोष मुक्त किया गया है उस अपराध की उस पर रीट्रायल नहीं होगी, यह एक नेचुरल जस्टिस का लॉ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को चार्ज लगाने से पूर्व बिफोर द चार्ज उसको किसी प्रकार से अगर ट्रायल करने से पूर्व भी चार्ज लगाने से पूर्व भी उसको डिस्चार्ज कर दिया है, तो हो सकता है कि आगे मामले में तथ्य अगर कोई जुड़ते हैं तो नए तथ्यों के आधार पर उसको रीट्रायल किया जा सके और उसको वापस से रीट्रायल करके उसको कन्विक्ट या उसको एक्विटल किया जा सके। तो डिस्चार्ज के मामलों में दोबारा से कार्रवाई होने की संभावना है, लेकिन एक्विटल के मामलों में किसी प्रकार की पुनः कार्रवाई नहीं होगी। तो सेक्शन 116 के अंतर्गत यह है 118 के अंतर्गत कि यदि सेक्शन 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता कि यथास्थिति परेशानी कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है बंधपत्र वह निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए अभिरक्षा के अंतर्गत है तो वह उस व्यक्ति को छोड़ देगा, अथवा ऐसे व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उस व्यक्ति को वह उन्मोचित कर देगा। ये हमारा सेक्शन हो गया 118। इसमें सेक्शन 119 के अंतर्गत दे रखा है जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उस अवधि के आरंभ होने के बारे में प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश सेक्शन 106 या सेक्शन 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडादेश है या दंडादेश वह व्यक्ति भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसे दंडादेश के अवसान पर वह ऐसी अवधि जो आरंभ होगी। और 117 सब क्लोज 2 इम्पॉर्टेंट है, उसमें यह दे रखा है कि अन्य दशाओं के अंतर्गत ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से आरंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारणों के बाद कोई तारीख नियत नहीं करे। इस प्रकार से यह प्रतिभूति दिए जाने के बारे में प्रावधान इसके अंतर्गत दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 120। सेक्शन 120 में बंधपत्र की अंतर्वस्तु के बारे में प्रावधान है कि जो बॉन्ड हम निष्पादित करते हैं उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे, क्या क्या उसमें हमारी पार्टिकुलरीज होंगी जिनको हम उस बॉन्ड के अंतर्गत भरेंगे। तो उसमें दे रखा है सेक्शन 120 में ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र उससे यथास्थिति परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा के अंतर्गत कारावास दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न करना या करने का वह दुष्प्रेरण करना, चाहे वह कहीं भी किया जाए, वह उस बंधपत्र का भंग है, यानी कि ब्रीच ऑफ द उसका ड्यूटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बंधपत्र के द्वारा बाउंड किया गया था कि किसी प्रकार से पब्लिक ट्रांक्विलिटी को वह हार्म या लॉस नहीं पहुंचाएगा। अब सेक्शन 121 पढ़ेंगे। सेक्शन 121 के अंतर्गत है प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने की शक्ति, यानी कि रिजेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी श्योरिटी जो है उनका। तो सेक्शन 121 सब क्लोज 1 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो यह दे रखा है, मजिस्ट्रेट किसी
पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने से पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसकी रिपोर्ट वह करवाएगा। और 121 सब क्लोज 2 के अंतर्गत प्रावधान दे रखा है, ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को जिसने वह प्रतिभू पेश किया है उचित वह सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा। 121 सब क्लोज 3 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो है, यदि मजिस्ट्रेट अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उस प्रतिभू को यथास्थिति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने का वह आदेश देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण वह अभिलिखित करेगा। लेकिन इसमें ये छोटा सा क्लोज और दे रखा है कि किसी प्रतिभू को जिसे पहले स्वीकार किया जा चुका है अस्वीकार करने का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट जिसको वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है अपने समक्ष हाजिर कराएगा या उस व्यक्ति को वह बुलवाएगा। ये हमारा हो गया सेक्शन 121। सेक्शन 122 भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 122 में है प्रतिभूति देने पर व्यतिक्रम होने पर कारावास के बारे में प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जैसे सेक्शन 116, 106 या 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेशित किया जाता है, ऐसी प्रतिभू की उस तारीख को या उस तारीख से पूर्व जिसको वह ऐसी प्रतिभूति दी जानी है आरंभ होनी है नहीं देता है तो वह कारागार में भेज दिया जाएगा। कारागार में अगर व्यक्ति है तो वह तब तक वह निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त नहीं हो जाए और या तब तक ऐसी अवधि के भीतर उस न्यायालय या उस मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिससे उस मजिस्ट्रेट ने उस न्यायालय ने ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का किसी प्रकार का कोई आदेश दिया था। इसका सब क्लोज 2 इसके अंतर्गत यह है, किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए चाहे वह प्रतिभूति सहित है या प्रतिभूति रहित है बंद पत्र निष्पादन करने के पश्चात उसको सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में उसको यह समाधान यह हो जाता है कि उसने बंद पत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट है या उसका पदोत्तरवर्ती है यानी कि दूसरा मजिस्ट्रेट है ऐसे सबूतों के आधारों पर उन सबूत के आधारों को वह लेखबद्ध करेगा यानी कि उनको वह रिटन में देगा और वह आदेश कर सकेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और बंद पत्र की जो शेष अवधि है उस शेष अवधि तक उसको कारावास के अंतर्गत उसको रख दिया जाए। इसके बाद इसका सब क्लोज 2 इसके अंतर्गत है, जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है और वह प्रतिभूति नहीं देता है तो उसको कार्रवाई कारागार के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। और सब क्लोज 3 के अंतर्गत है, ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के पश्चात आवश्यक समझे सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात जो भी वह आवश्यक समझे इस प्रकार का कोई आदेश है वह दे सकता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है कि वह अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया है 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 वर्ष के अंतर्गत वह दे रखा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सब सेक्शन है वो सब 5वीं है, वो कहता है सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश जो कि है वह इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे आदेश की जो अपील है वो उनके कोर्ट्स के अंतर्गत की जा सकती है। तो मेन इसमें सेशन न्यायाधीश हो गया और अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश ऐसी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है कि मजिस्ट्रेट की ऐसे आदेश को अपील को सुने और उस प्रकार से आदेश उसके अंतर्गत वह करें। इसमें सब क्लोज 6 के अंतर्गत दे रखा है, यदि प्रतिभूति जेल के बाहर अधिकारी को निवेदित की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय के या मजिस्ट्रेट को जिसने कि वह आदेशित किया था तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसा न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेशों की वह व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा, ये वेरी इसमें इम्पोर्टेंट है।
और सब क्लोज 8 है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण यदि कोई कारावास है जहाँ कार्रवाई 108 के दिन की गई है वह सादा होगा, और जहाँ कार्रवाई 109 के दिन की गई है या सेक्शन 110 के दिन की गई है वहाँ प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो निर्देश दे कठिन भी हो सकता है और सादा भी वह हो सकता है। अब हम सेक्शन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 123 के अंतर्गत है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। जब सेक्शन 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट की या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की CJM साहब की यह राय है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रतिभूति देने में असफलता होने के कारण कारावासित है तो समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को वह उन्मोचित किए जाने का, डिस्चार्ज किए जाने का वह आदेश जो कि दे सकता है। तो यह है आदेश जो कि वह दे सकता है। जहाँ वह प्रतिभूति अगर कोई अध्रोपित करता है तो प्रतिभूति दिए जाने का भी वह आदेश जो कि दे सकता है। इसका जो सबसेक्शन 4 है 123 सब क्लोज 4 जो है वो कहता है राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिन शर्त पर सशर्त उन्मोचन जो कि किया जा सकता है। तो इसका प्रक्रियात्मक इसमें प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब आता है सेक्शन 124 बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति के बारे में प्रावधान। तो इसके अंतर्गत दे रखा है जब वह व्यक्ति जिसको हाजिरी के लिए सेक्शन 121 को धारा 3 के अधीन या 123 की सब क्लोज 10 के अधीन सामान्य वारंट जारी किया गया है और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या वह लाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंदोबस्त को रद्द कर देगा और शेष भाग के लिए प्रतिभूति दिए जाने का आदेश जो किया गया वह दे देगा। 124 सब कुछ 2 के अंतर्गत प्रावधान और किया गया है। ऐसा प्रत्येक आदेश सेक्शन 120 से सेक्शन 123 की धाराओं के अंतर्गत जिसमें ये सब दोनों धाराएं भी सम्मिलित इसमें हैं, यथा स्थिति सेक्शन 106 या 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा। इस प्रकार से आज की हमने जो कक्षा है उस कक्षा में हमने यह पूरा जो 111 से लेकर 124 तक का प्रोसीजरल पार्ट था वो हमने पढ़ा। आगे की नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको चैप्टर 9 जो भरण पोषण से संबंधित है, मेंटेनेंस से संबंधित है कि किस प्रकार से पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद होने पर भरण पोषण प्राप्त कर सकती है या विवाह विच्छेद नहीं हुआ तो भी वह भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किस प्रकार से कौन कौन प्राप्त कर सकता है, ये सभी मैं आपको चैप्टर 9 के अंतर्गत सेक्शन 125 से 128 के अंतर्गत आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।